नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 16 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर आपको बता दे, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, दिखाई दरियादिली, भारत में घुसे व्यक्ति को पहुंचाया पाकिस्तान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाली के कगार पे, भारत के सामने टेके घुटने, कहा व्यापार अब हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पूरी तरीके से फेल, जम्मू कश्मीर अनसुलझा विवाद भारत पाक संबंधों में बाधा बताया। इमरान खान रो रहा है, हर मंच पर भारत का लेकर ये बातें। तीसरी बड़ी अपडेट, नेपाल में भारी विरोध के बाद झल्लाया चाइना, कहा झूठी रिपोर्ट से गुमराह नहीं होंगे नेपाली, वो हम आपको बताएंगे। नेपाल में भारी विरोध। तीसरी बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, वो हम आपको बताएंगे। श्रीलंका तगड़ा झटका दिया है चाइना को, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री लगातार संपर्क में हैं श्रीलंका के। जानेंगे वो कैसे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव में, किया प्रत्याशियों का ऐलान। वहीं अखिलेश के परिवार में बड़ी सेंधरपणा, यादव थामेंगी भाजपा का दामन, अमित शाह स्वयं दिलाएंगे सदस्यता। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर बीजेपी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 68% ओबीसी, 80 और महिलाएं, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। जहां पे बीजेपी शासन में ही मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित और खुश, सोच समझ कर करे वोट, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया ऐलान। तो वो भी बताएंगे एक एक करके आपको विस्तार से जानना बेहद जरूरी। जहां पे यूपी में कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पे कसा शिकंजा, जाएंगे जेल। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तानी नागरिक ने गलती से पार किया बॉर्डर, सेना ने दिखाई दरियादिली, पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपने का किया फैसला। दरअसल पाकिस्तान का एक नागरिक दोपहर अनजाने में बलहट सीमा पर भारत आ गया। हालांकि भारतीय सेना ने दरियादिली दिखाते हुए शख्स को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तान नागरिक को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद फ्लैग मीटिंग्स के जरिए उचित रसीद मिलने पर पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया है कि शख्स पाकिस्तान की सकरगढ़ तहसील के सीमावर्ती इलाके का रहने वाला है। और आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना खुद ब खुद स्वयं जाकर पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी सीमा में एंट्री होकर भारतीय सेना ने जो है वो पाकिस्तानी सेना को सौंपा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय सीमा पार की है। इससे पहले 21 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भी 1300 किलोमीटर की यात्रा करके आ गया था। हालांकि बाद में सीमा पार उन्हें भी भेजा गया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, भारत के साथ जो है वो नया संबंधों को लेकर खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर रेंग रहा पाकिस्तान, कहा अब इससे आज़ादी चाहिए। अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया, बोले व्यापार से बहुत घाटा हुआ। जी हाँ, अब रो रहा है इमरान खान। पाकिस्तान ने पहले अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ संबंधों में सुधार की इच्छा जताई है। साथ ही हिंदुत्व आधारित नीति, हथियार जमा करने की होड़ और लंबित विवादों को एक तरफा हल थोपने के पक्षीय कोशिशों के इससे प्रमुख बाधा बताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अध्याय 7 में बदलती दुनिया में विदेश नीति शीर्षक के तहत भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध, जम्मू कश्मीर और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की बात कही गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने 110 पन्नों के इस दस्तावेज का अनावरण किया। इनमें कहा गया कि देश विदेश में शांति नीति के तहत पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है और वो पूरी तरीके से तैयार है। यानी अब जम्मू कश्मीर से व्यापारी से लेकर तमाम रिश्ते जो है वो पाकिस्तान भारत से अच्छा चाहता है, ये उन्होंने किया है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान सरेंडर हो गया, इमरान खान की सारी अकड़ ढीली पड़ गई है। एक और अपडेट, चाइना के खिलाफ जो है वो नेपाल में जोरदार विरोध चल रहा है और झल्लाए चीन ने कहा ऐसा क्यों। हाल ही के दिनों में नेपाल में लगातार चीन का विरोध हो रहा है। काठमांडू में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियोंगलिंग ने नेपाल में चीन की उपस्थिति के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शनों के एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि चीन नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है और नेपाल की सहायता के लिए कोई राजनीतिक शर्त नहीं रखता। प्रवक्ता ने कहा है कि चीन और नेपाल पारंपरिक पड़ोसी देश हैं। चीन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की दृढ़ता से पालन करता है। चीन नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के आधार पर द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करता है। बता दें कि नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए
प्रदर्शनकारियों ने चीनी हस्तक्षेप बंद करो, सीमा अतिक्रमण बंद करो और चीन में पढ़ रहे नेपाली छात्रों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करो जैसे नारों के चीन का विरोध किया। चीन ने कहा है कि दोनों देशों ने 1960 के दशक की शुरुआत में ही मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझा लिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत नेपाल सीमा विवाद पर भारतीय दूतावास ने दिया जवाब, कहा हमारे बातचीत के चैनल दोनों देशों में संवाद बढ़ाने के उपयुक्त माध्यम हैं। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा को लेकर भी मीडिया में तरह तरह के बयान और रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वहीं अब नेपाल में भारतीय दूतावास ने दोनों देशों की सीमाओं पर इन रिपोर्ट्स के बयानों का जवाब दिया है। दूतावास ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर भारत सरकार की स्थिति में नेपाल सरकार को अवगत करा दिया गया है। दोनों देशों के बीच स्थापित अंतर सरकारी तंत्र संचार के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत और नेपाल के बीच कुछ वक्त से सीमा विवाद को लेकर रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर भारत सरकार की स्थिति सर्वविदित, सुसंगत और स्पष्ट है। नेपाल सरकार की इसकी सूचना दे दी गई है। तो ये भी बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई वित्त मंत्री संघ की बैठक भारत समर्थित प्रोजेक्ट की लेकर हुई बातचीत। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को श्रीलंका के वित्त मंत्री वाशिल राजपक्षे से बात की। दरअसल आपको बता दें कि लगातार भारत और श्रीलंका टच में है। यही कारण है कि अब चाइना को किनारे लगा दिया है। चाइना को किनारे ऐसा लगा दिया है कि चाइना जो है 2 दिवसीय यात्रा किया था विदेश मंत्री ने श्रीलंका में जाकर, लेकिन चीनी विदेश मंत्री का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और श्रीलंका ने पूरी तरीके से चाइना की नीतियों का विरोध किया और कहा कि चाइना केवल और केवल निवेश और कब्जा यानी हड़पो, पहले पैसा दो फिर हड़पो वाली नीति करता है। इसको लेकर करारा जवाब दिया श्रीलंका ने, क्योंकि भारत लगातार नेपाल श्रीलंका के टच में है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें जारी की पहले व दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले व दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से प्रत्याशी होंगे। कैराना विधानसभा सीट से मृगांका सिंह भाजपा प्रत्याशी होंगी। पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी की है। भाजपा ने सबसे पहले चरण के 58 सीटों से 57 उम्मीदवारों व दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 में प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा ने श्रीकांत शर्मा को मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है और वो योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। मेरठ दक्षिण से सुरेंद्र तोमर व खतौली से विक्रम सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। नवाबगंज से MP आर गंगवार, फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल, कटरा से वीर विक्रम सिंह प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अखिलेश के परिवार में भाजपा की सेन, भाभी अर्पणा यादव थाम सकती हैं भाजपा का दामन। दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम नेताओं ने पाला बदल लिया। इस राजनीतिक उथल पुथल को लेकर यूपी की सियासत तेज है। बीजेपी के कई विकेट गिरे हैं और समाजवादी पार्टी के कुनबे में इजाफा हुआ है। वहीं इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव के बीजेपी का दामन थामने के अटकलें तेज हैं। हालांकि इनकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही कई बड़े नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में आ सकते हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वामी और ओबीसी का काट तोड़ने के लिए बीजेपी ने 60% से ज़्यादा ओबीसी दलित उम्मीदवार उतार दिए। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट। पंजाब चुनाव में किसानों के नाम पर बनी पार्टी 6 सीटों पर उद्योगपतियों को दे रही है टिकट। जी हाँ, लगातार फर्जी किसान अडानी अंबानी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही किसान जो है वो उद्योगपतियों से पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने वाले कुछ किसान संगठन अब पंजाब के सियासी अखाड़े में नजर आ रहे हैं। संयुक्त समाज मोर्चा नाम के संगठन ने पंजाब चुनाव लड़ने का फैसला किया। मोर्चा ने टिकट के लिए आवेदन भी मंगाए हैं। आपको बता दें कि कम से कम 1273 लोगों ने संयुक्त समाज मोर्चा के समक्ष टिकट के लिए अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता सरकार पर उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनने का लगातार आरोप लगाते रहे। दिल्ली में लगने वाले विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर से लेकर कई होर्डिंग्स और बैनर भी लगवाए गए। वहीं किसान राजनीतिक संगठन के नेताओं ने कहा है कि लुधियाना के 6 शहरी क्षेत्र में उद्योगपतियों को टिकट दिया जाएगा। तब आप सब समझ सकते हैं कि कितना किसान हितैषी हैं। एक और अपडेट। बीजेपी शासन में ही मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित और खुद सोच समझकर करें वोट। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने किया बड़ा दावा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय में बीजेपी को वोट देने की शुक्रवार को अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी शासन में मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुश हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें केवल वोट बैंक मानती है। एमआरएम ने समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकारों की ओर से लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया और कहा है कि पार्टी देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। एमआरएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। चुनाव से पहले सपा को झटका, कैराना से विधायक और प्रत्याशी नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के विधायक और कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कैराना कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। खबर के मुताबिक यूपी पुलिस ने करीब 11 महीने पहले नाहिद हसन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था और इसी केस में अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। कैराना पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कैराना कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन ने पहले नामांकन किया था। 2 दिन पहले ही सपा ने नाहिद हसन को कैराना सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूपी में चुनाव आयोग ने रैलियों पर लगाई रोक को बढ़ाया, 22 जनवरी तक नहीं कर सकेंगे चुनावी जनसभा। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं पर रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने फिजिकली रैली आयोजित करने पर 15 जनवरी तक रोक लगाई थी। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों को ये छूट भी दी है। अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 550% या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठ के आयोजित की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। बोले भारत की नई हरित क्रांति साबित होगी ये चीज़ें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाकर भारत में नई हरित क्रांति शुरू करने का आग्रह किया। रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल से भूमि, पानी की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों को एक बड़े संकट के रूप में चिन्हित किया है और कृषि उत्पादन बढ़ाने, पानी की खपत को कम करने और किसानों के लिए समृद्धि लाने के उद्देश्य से इसके उपयोग को रोकने के विकल्पों की तलाश शुरू की गई है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ऐलान, स्टार्टअप कल्चर बनाने के लिए 16 जनवरी को मनेगा नेशनल स्टार्टअप डे। जी हां, आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को कल ही देश में स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए देश भर को स्टार्टअप के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि स्टार्टअप्स का कल्चर देश के लिए दूर दराज तक पहुंचने के लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि देश के उन सभी स्टार्टअप को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप को ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने और इनोवेशन को संस्थागत करने का 9000 से अधिक अटल अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी ने दी सेना दिवस की बधाई, कहा उनके योगदान पर देश को है गर्व। आपको बता दें कि आज के दिन भारतीय सेना दिवस के लिए बेहद खास है, क्योंकि भारतीय थल सेना अपना 74वां सेना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए सेना दिवस की बधाई दी है। इसके साथ ही एक दिन केवल 1949 में ही फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। बुचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। सेना की कमान लेने के लिए के.एम. करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के चीफ कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल हर दिन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे सहयोगी सैनिकों और उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय सेना बहुत बहादुरी और प्रोफेशनल अंदाज में आने जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का
का फैसला किया है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन और गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 के हुआ था। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इसी वजह से अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी। हालांकि जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है उसी दिन होगा, लेकिन शुरुआत जो है वो 23 जनवरी से होगी। अभी तक 24 जनवरी से इसकी शुरुआत होती थी। ये मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक और अपडेट, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने मिसाइल हेलीकॉप्टर टेंडर रद्द किए। दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के जोरों के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कम दूरी की जगह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 14 हेलीकॉप्टर खरीदने से संबंधित सौदों के लिए निविदा वापस लेने का फैसला किया। ANI की खबर के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में हालांकि फ्रांसीसी से हवा में जमीनी पे मार करने वाली मिसाइल खरीदने और रूसी हेलीकॉप्टर के मरम्मत के सौदे पर आगे बढ़ने की अनुमति दी। और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ग्लोबल कैटेगरी के तहत आयात सौदों की समीक्षा शुरू कर दी गई है, जो पूरी तरीके से विदेशी वेंडर से प्राप्त की जाती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कई सौदों को बंद करने और स्थगित करने की लिस्ट में रखा गया है। मंत्रालय ने चर्चा की है कि क्या उन्हें भारतीय वेंडर्स या डेवलपर्स के पक्ष में बंद किया जा सकता है। फ्लोर क्लोजर और डिफरमेंट लिस्ट में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टूड ऑल्ट्री गन, वर्टिकली लॉन्च की गई सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, पूरी तरीके से M29 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के साथ अतिरिक्त PA टाइप सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे सौदे शामिल हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। देश के दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत, ड्रैगन के खिलाफ बिछाया जा रहा कूटनीतिक जाल। भारत ने ड्रैगन को घोरने के लिए कूटनीतिक जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने चीन के दुश्मनों को माने जाने वाले फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करने का फैसला किया। यह सौदा करीब $375 मिलियन में तय हुआ है। सूत्रों के अनुसार फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस ऑफ अवार्ड जारी किया। इसके अनुसार अगले सप्ताह अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन करता है। सूत्रों के अनुसार फिलीपींस के साथ यह सौदा इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे अन्य आसियान देशों के साथ भी इस तरीके के सौदों को बढ़ावा देने वाले अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति और दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी ये सौदा काफ़ी अहम है। हम चलते हैं और अपडेट। सेना प्रमुख बोले पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार, 300 से 400 आतंकियों को घुसपैठ के लिए दे रहा है रास्ता। भारतीय सेना आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना द्वारा हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश को बधाई दी है और फिर लोगों को संबोधित किया है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की तस्करी की कोशिश की जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा है कि LOC में स्थिति पिछले साल से बेहतर, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सीमा के पास आतंकियों को पनाह दे रहा है। करीब 300 से 400 आतंकी भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में कुल 144 आतंकवादी मारे गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सोपोर पुलिस ने ज्वाइंट नाका पर लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 13 पिस्टल राउंड और 1 हथगोला बरामद हुआ है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता के चलते बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप TMG की रणनीति आतंकी गुटों पर भारी पड़ रही है। TMG की प्रभावी कार्रवाई के चलते आतंकियों के जमीनी नेटवर्क पर नकेल कसने को काफ़ी कामयाबी मिली है। आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियों की छापेमारी काफ़ी असर हुआ। बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क पर नकेल कसने की तैयारी के तहत आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद के आरोप में 1900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2020 से और 2021 में जम्मू कश्मीर में लगभग 195 आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत के टेक्नोलॉजी और हथियारों से डरा पाकिस्तान, नई सुरक्षा नीति में संबंधों में सुधार की इच्छा जताई, जम्मू और कश्मीर पर भी बोला। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान ने शुक्रवार को जारी अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ संबंधों में सुरक्षा जताई और हिंदुत्व आधारित नीतियों, हथियार जमा करने की होड़ और लंबित विवादों को एक तरफा हल थोपने की एक पक्षीय कोशिशों को इसमें
प्रमुख बाधा बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अध्याय 7 में बदलती दुनिया में विदेश नीति शीर्षकों के तहत भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों, कश्मीर मुद्दे और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की भी बात कही गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 110 पन्नों के इस दस्तावेज का अनावरण किया और इसमें कहा गया है कि देश विदेशों में शांति नीति के तहत पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी प्रमुख मायावती को खुद किया फोन, बड़ी वजह जाने। दरअसल बीएसपी के प्रमुख मायावती को शनिवार को अपने 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यूपी की पूर्व सीएम मायावती को फोन करके बधाई दी। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है। इस अवसर पर मायावती लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर संघर्ष में जीवन व बसपा मूवमेंट का